हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट्स में। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th के लिए मैथ का मॉडल सेट 1 डिस्कस करने वाला हूं। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जैक जो मॉडल सेट अपने वेबसाइट पे जारी किए हैं, तो उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन वो ये 11th के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे कि इसी से प्रश्न आने वाले हैं हमारे वेबसाइट पे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और इवन इंग्लिश की भी ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं और डाली जा रही है। तो आप उससे निरंतर देखते रहें और अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स का मॉडल सेट 1 और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट? कौन सा जो सेट्स है उसमें से एम्प्टी है? एम्प्टी कहने का मतलब है कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, ये जो आपको दिख रहा होगा वो एक तरह से नोटेशन दिया हुआ है सेट का, है ना, एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोल रहा है कि एक्स जो भी एलिमेंट होगा इस सेट के अंदर लाई करेगा, लेकिन वो एक्स क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब जो एक्स इस सेट में बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर होगा। कंडीशन क्या दे रखा है? कंडीशन इसने ये दे रखा है कि 2x+5 जो है वो 6 के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप 2x+5 6 के बराबर करोगे तो यहाँ से 2x बराबर तो 1 आएगा, 6 - 5 1 होगा, तो x बराबर हाफ होगा। तो इसमें तो x बराबर हाफ आ रहा है, और हाफ क्या नेचुरल नंबर है? हाफ नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा था, वो भी है हाफ, और वो नेचुरल नंबर है नहीं, तो मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि वो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो आपका सबसे पहला ही ऑप्शन सही हो गया, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये इसमें नेचुरल नंबर है ही नहीं। बाकी में सारे में कुछ ना कुछ एलिमेंट आएंगे। जैसे 1 से 2 है तो 2 तो एक नेचुरल नंबर हो ही सकता है। इवन प्राइम नंबर है तो उसमें कम से कम ये 2 तो आ ही सकता है। ठीक है, फिर अगेन 1 से 2 के बीच में एक रैशनल नंबर लेना है तो आप ले ही सकते हो। ठीक है, 1 से 2 के बीच में मान लो आप 1.5 ले सकते हो, 3/2 ले सकते हो, तो वो आ जाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन ए में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली वन सबसेट? ओनली वन सेट मतलब एक ही सबसेट होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? एक ही सबसेट होना चाहिए। अब देखिए सबसेट क्या है, अगर आप देखिए तो सबसेट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसेट हम लोग निकालते हैं, मान लो सेट ए में आपके पास n एलिमेंट है, मैं इसको लिखता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। मान लो कि आपके पास n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलता है? 2 की पावर n निकलता है, 2 की पावर ए निकलता है। तो आपसे ये बोल रखा है कि ओनली वन सबसेट। ओनली वन सबसेट मतलब कि यहाँ से जो नंबर ऑफ सबसेट मैंने आपको बताया कि 2 की पावर एन बताया नंबर ऑफ सबसेट होता है। तो 2 की पावर एन बराबर 1 कब होगा? जब एन बराबर 0 होगा। एन बराबर 0 होगा तभी तो ये 2 की पावर एन क्या होगी? 1 होगी। मतलब कि एक मतलब बोल सकते हो कि ऐसा कौन सा सेट होगा इसका सबसेट 1 होगा, तो वही सेट होगा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होगा, तो 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, दैट इज योर नंबर ऑफ सबसेट विल बी 1। तो ये आपका 5 ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इफ द सेट ए हैज़ 5 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ए। अब देखिए पावर सेट होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पावर सेट क्या होता है वो आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो पावर सेट बेसिकली बोलते हैं ऐसा सेट, ठीक है, पावर सेट हम लोग उसको बोलते हैं ऐसा सेट जिसके अंदर उस सेट का सारा सबसेट आ जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ? पावर सेट एक ऐसा सेट कंटेनिंग कंटेनिंग ऑल इट्स सबसेट, कंटेनिंग ऑल इट्स सबसेट मतलब कि ऐसा सेट्स जिसके अंदर उसके सारे सबसेट आ जाएं। मतलब सेट ए का जितना भी सबसेट होगा वो किसी एक पर्टिकुलर सेट में चला जाता है, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? पीए बोलेंगे, दैट इज योर पावर सेट। तो अब पावर सेट के अंदर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा? तो पावर सेट के अंदर कितना एलिमेंट होगा? जितना उसका सबसेट होगा। तो हम लोग अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कि सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट ए में कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो इसका सबसेट क्या होगा? मैंने बोला 2 की पावर एन सबसेट होता है, तो 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 5 करेंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। मतलब 32 सबसेट बनेंगे। सेट ए के कितने एलिमेंट, मतलब सेट ए के कितने सबसेट बनेंगे? 32 सबसेट बनेंगे। और ये सारा सबसेट किसके पास जाएगा? पीए के पास जाएगा। तो पीए में कितने सबसेट होंगे? 30, मतलब पीए में जितना भी एलिमेंट होगा सबसेट उसका होगा, तो 32 आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो गया? सी हो गया। ठीक है, ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इसमें सिंपल से निकालने वाली बात है। ठीक है, जैसे आपको देख सकते हैं सेट ए में आपका 2 3 4 8 10 दे रखा है, बी में ये दे रखा है, सी में ये दे रखा है, आप देख सकते हो एलिमेंट जो दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले हम लोग ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी, यूनियन मतलब क्या? आप वो सारा दोनों को निकाल लो, बस कॉमन वाले पार्ट को हटा देना। कॉमन वाला पार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार लेना, दोबारा नहीं लेना। तो अगर आप ए यूनियन बी देखोगे तो मैं क्या यहाँ से लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अगर मैं लिखूंगा तो मैं 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, ठीक है, 5 लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ और 12 लिख सकता हूँ। आप देख सकते हो, देखो 2 3 4 इससे आ गया। ठीक है, 2 3 4 इससे आ गया, और 5 इससे आप ले सकते हो। ठीक है, 8 इससे ले ही सकते हो, 10 इससे ले ही सकते हो, एक बार ही है, और 12 है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब चलिए हम लोग ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ से बात करूँ ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी आपको देखना है। तो ए यूनियन सी में आप क्या लिख लोगे? देखो
2 3 तो लिख ही लोगे, 4 लिख ही लोगे, 5 भी लिख ही लोगे, ठीक है, 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 8 इसमें नहीं है तो 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 10 नहीं है तो 10 लिख ही सकते हैं, 12 लिख ही सकते हैं और 14 लिख सकते हैं। देख सकते हो ये यूनिट, मतलब यूनिट दोनों को कंबाइन करके लिखना है, कॉमन पार्ट जो 2 बार आया उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें कॉमन देख लीजिए, तो कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, तो आपको क्लियरली यहाँ से दिख रहा होगा कि कॉमन जो पार्ट है वो देखो क्या कह रहा है, 2 3 4 5 तो कॉमन दिख ही रहा है, 2 3 4 5 तो कॉमन दिख ही रहा है ना। 8 भी आपको कॉमन दिख रहा होगा तो 8 भी कॉमन दिख रहा है, 10 भी है तो 10 भी है, 12 भी है तो 12 भी है, ठीक है। तो एक तरह से क्या होगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है, 8 भी दिख रहा है और 10 12 भी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है हमारे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ यू यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 9 तक दिया हुआ है, ए में 1 से लेकर 4 तक दिया हुआ है और बी में 2 4 6 8 दे रखा है, तब ए यूनियन बी का नॉट पूछ रहा है, ठीक है, बी का नॉट। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट या नॉट ए किसको बोलते हैं। अगर मैं सिंगल सेट की बात करता हूँ तो नॉट ए मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाना है, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाना है, सिंपल सी बात है। यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देंगे तो नॉट ए निकल जाएगा। तो उसी तरीका से अगर मैं बोलूँ आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए यूनियन बी को हटा दूँ, ए यूनियन बी को हटा दूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी का नॉट बन जाएगा, ए यूनियन बी का नॉट बन जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नॉट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में उस सेट को माइनस करना। तो अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा दूंगा। तो पहले तो ए यूनियन बी निकाल ले, क्योंकि मेरे पास तो यूनिवर्सल सेट मौजूद है। तो ए यूनियन बी चलिए निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी अगर निकालेंगे, यहाँ पे मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी अगर निकालते हैं तो ए यूनियन बी में क्या फिर से वही काम करना है, दोनों को कंबाइन करके लेना है। तो मैं यहाँ पे ए यूनियन बी अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखो 1 2 तो लिख सकता हूँ, 1 2 3 आराम से लिख सकता हूँ, 1 2 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, ये 1 2 3 ले लिया, ठीक है। 4 भी लिख सकता हूँ, कॉमन है लेकिन एक ही बार लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 लिख लिया और 6 8, क्योंकि ये इसमें एक ही बार था, दोबारा तो आया नहीं। तो 1 2 3 4 6 8 हो गया ये ए यूनियन बी में। अब ये क्या करना है, यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दो। मतलब यूनिवर्सल आपका जो दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से आपको क्या माइनस करना है, 1 2 3 4 6 8। मतलब इसको आपको नहीं लेना है, 1 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, 3 को नहीं लेना है, 4 को नहीं लेना है, 6 को नहीं लेना है और 8 को भी नहीं लेना है। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 5 7 और 9 बचा। तो आपका ऑप्शन सी हो गया, 5 7 9, दैट इज योर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा दिया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होगा। अब ये समझिए, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो आप देखिएगा, ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसको हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह से तोड़ देते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। तो देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर ये ए यूनियन बी का, ऐसे एक रूल बता रहा हूँ, ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ये ऐसे टूटता है, ये कॉम्प्लीमेंट इसके साथ आ गया, बी के साथ आ गया, और यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन हो जाता है। यूनियन है तो क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग तोड़ने वाले हैं इसको, इसी रूल के अकॉर्डिंग इसको तोड़ने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे इसको हम काम कर लेते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे तो आप वेन डायग्राम से भी इसको आप समझ सकते हो, ठीक है, इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं तो आसानी होगी। बट यहाँ पे देखते हैं, फिर नहीं तो होगा तो वेन डायग्राम से जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको मैं इसको सिर्फ तोड़ रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ नॉट ए इंटरसेक्शन बी। बी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आपके पास क्या हो गई कि 2 बार कॉम्प्लीमेंट आ गई है ना। जैसे आप इसको तोड़ोगे ना ये चीज़ को, तो ये ए नॉट आया, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बी, बी कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट, तो नॉट ए 2 बार होगा तो क्या होगा, नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए बी सिर्फ आ गई, ठीक है। अब ये जो पार्ट हो गई उसके बाद क्या भाई, इंटरसेक्शन है, किसके साथ इंटरसेक्शन है, तो देखिएगा इसका इंटरसेक्शन है, देखिए फिर से इंटरसेक्शन को अंदर कहूँगा तो ए नॉट का फिर से नॉट आएगा तो ये ए बन जाएगा। चलिए ए हो गया, ठीक है, ये ए पार्ट हो गई। और यूनियन है तो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा, यूनियन है तो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। और ये फिर क्या हो जाएगी, नॉट बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नॉट बी हो जाएगी। अब समझ में आया ये क्या लिखा, मतलब नॉट ए इंटरसेक्शन बी, नॉट ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पार्ट आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन नॉट बी के साथ, ये आपको समझना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर बात समझनी है कि ये होगा क्या, ओके, ठीक है। तो चाहे तो हम लोग इसको डायरेक्ट मतलब एक्सपैंड करके भी निकाल सकते हैं, जैसे नॉट ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, नॉट ए इंटरसेक्शन ए, फिर हम लोग क्या देंगे, इंटरसेक्शन पार्ट देंगे, फिर क्या करेंगे, बी का हम बोल सकते हैं इंटरसेक्शन नॉट बी के साथ,
बी का इंटरसेक्शन नॉट बी के साथ, ठीक है। तो ये सारे केस में ऐसे यहाँ तक तो देख के लग रहा है कि भाई फाई आने वाला है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि नल सेट जैसा कुछ पार्ट दिख रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ऐसे आप ये नल सेट मार सकते हो, और नहीं तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो आप वेन डायग्राम ही बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा सा लेंदी जा रहा है लेकिन समझने के लिए देखिए, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन तो देगा ही। जैसे मान लीजिए सेट ए और ये सेट बी है, ठीक है। अब देखिए ये सेट ए सेट बी है, तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए, ठीक है, तो बी वाला पार्ट पूरा है, नॉट ए वाला पार्ट कौन सा हो गया, नॉट ए वाला ए को हटा के, तो नॉट ए वाला पार्ट ए को हटा के ये वाले रीजन को हटा के सारा क्या हो गया, नॉट ए हो गया। तो नॉट ए का इंटरसेक्शन अगर बी के साथ देखा जाए, नॉट ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ये वाला पार्ट आने वाला है, क्योंकि इसको हटा के, रेड वाला को हटा के मैं दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट नॉट ए नॉट इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी के साथ उसका कॉमन आना चाहिए, तो बी तो पूरा है लेकिन उसमें से नॉट ए, तो नॉट ए ये वाला पार्ट को हटा के, ये वाला रेड वाला जो मैंने मार्क किया उसको हटाकर, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वाले पार्ट को हटाकर ये पूरा पार्ट क्या हो गया, नॉट हो गया, लेकिन बी यहाँ है तो उसके कॉमन में ये निकलेगा, ठीक है। चलिए अब आप ये देखो कि ए इंटरसेक्शन नॉट बी, ए इंटरसेक्शन नॉट बी, तो नॉट बी आपको कहाँ दिख रहा है, अगेन मैं बात करूँ तो नॉट बी आप क्या बोल सकते हो, बी को हटा दो तो ये पूरा नॉट बी हो गया, बी को हटा दो तो क्या होगा, ये पूरा नॉट बी हो गया, ठीक है। अब उसका इंटरसेक्शन ए के साथ आप बोल सकते हो, तो उसका इंटरसेक्शन ए के साथ बोलोगे तो बेसिकली क्या आने वाला है, ये वाला पार्ट आने वाला है, देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला ए इंटरसेक्शन नॉट बी। अब देखिए इस दोनों में ये जो ब्लैक कलर से मार्क किया मैंने और जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया, कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं कॉमन दिख रहा है, ये अलग ही है और ये अलग ही है, तो इसमें बेसिकली कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, इसलिए आप डायरेक्ट वेन डायग्राम से शुरू से ही बनाते, तो मैंने बोला भी था कि आसानी से बन जाती, जब इस तरह की चीज़ें दिखी तो डायरेक्ट आप नॉट ए वाला भी, तो ये आपका ऑप्शन ए चला जाएगा, ठीक है, ए फॉर अगरतला आपका ये ऑप्शन ए चला जाएगा, ठीक है हमारे स्टूडेंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये कैसे आंसर है, तो इसको आप एग्जाम में जब बनाओगे तो वेन डायग्राम से ही बनाना, तो आपको वहाँ पे आसानी से बन जाएगी, कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसको एक्सपैंड करके तोड़ना है, हाँ, लेकिन एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो देखिए आसानी से बन गया। पहले मैंने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया और फिर वेन डायग्राम लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए ए दिया हुआ है, ठीक है 1 2 3, बी दिया हुआ है 3 8, और ए यूनियन बी का क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो सिंपल सी बात है, पहले ए यूनियन बी तो निकाल लीजिए, ठीक है, ए यूनियन बी निकाल लीजिए। तो ए यूनियन बी निकालूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी की जगह पे, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, पीछे करके रिवाइंड करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ए यूनियन बी अगर निकालूंगा तो क्या निकलेगा यहाँ से, ठीक है 1 2 3 है और इसमें 3 8 है, तो ए यूनियन बी क्या निकलेगा 1 2 3 8, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ, ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दोनों का कॉमन पार्ट, तो दोनों में तो सिर्फ 3 दिख रहा है, ए 1 2 3 है, बी 3 8 है, तो कॉमन क्या निकला 3 निकला। अब इसका क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जब करोगे तो आप बेसिकली क्या निकालना चाह रहे हो, ऑर्डर फॉर्म में निकालने चाह रहे हो, क्या निकालना चाह रहे हो, ऑर्डर फॉर्म में। तो आप देखोगे कि ऑर्डर कैसे बनेगा, 1 का 3 के साथ बनेगा, ठीक है, 2 का 3 के साथ बनेगा, 3 का 3 के साथ बनेगा, और फिर 8 का 3 के साथ बनेगा, ऐसे भी 4 × 1 करोगे तो 4 एलिमेंट आएंगे, तो देख लो आप 1 का 3, 2 का 3, 3 का 3 और 8 का 3 कौन सा दिख रहा है, ये हो गया आपका, ठीक है, तो ऑप्शन बी चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक जो सेट ए है उसमें एक्स वाई जेड दे रखा है, बी में ए बी सी डी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी की ओर, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ए से बी जा रहा है, ए टू बी, तो ए टू बी जा रहा है मतलब हम कहना ये चाहेंगे कि सेट ए से सेट बी किया जाए, मतलब पहला एलिमेंट जो होगा वो सेट ए का होगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, रिलेशन के टर्म में ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी, मतलब ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर तो इसके तौर पे मैं क्या बोलना चाह रहा है, नॉट रिलेशन, वो रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन की अगर बात करूंगा तो रिलेशन क्या होता है, एक तरह से सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ से दिख रहा है अगर सबसेट है तो बहुत सारा सबसेट बन सकता है, एक्स ए के साथ बना सकता है, एक्स बी के साथ, एक्स सी के साथ, एक्स डी के साथ, कुछ भी बना सकता है। तो सारे में देखिएगा कि पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए की ओर बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट सेट बी की ओर बिलोंग कर रहा है, दिख सकता है, ये भी सही है, ठीक है। जेड है तो जेड कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आप बी में भी देख सकते हो, ये मैं टिक इसलिए कर रहा हूँ कि ये आप मतलब ऑप्शन सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि ये नॉट पूछा हुआ है, ठीक है, तो नॉट के लिए ध्यान नहीं रखना, ठीक है। मतलब ये रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ठीक है, ये भी रिलेशन दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जेड, देखिए पहला एलिमेंट तो ठीक है सेट ए से है, दूसरा भी चलो सेट बी से, पहला सेट ए से है, दूसरा सेट ए, लेकिन ये ए डी, ये दोनों का दोनों पेयर जो है वो तो सेट बी से ही बिलोंग कर रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गई ना, रूल के अकॉर्डिंग नहीं है ना, ए और डी दोनों तो सेट बी की ओर बिलोंग कर रहे थे, ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या बोला, ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेट ए क्या होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये नॉट रिलेशन पूछा है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, इसका रेंज क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, मॉड एक्स कभी निगेटिव हो नहीं सकता,
मॉड एक्स कभी निगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका जो हमेशा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर इसका आप ग्राफ भी देखते हो तो ऐसे बनता है। तो मिनिमम वैल्यू इसका जीरो है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। अगर आप ऊपर तक जाओगे तो कहाँ तक जाओगे, इन्फिनिटी तक जाओगे। तो इसका आंसर हो गया जीरो। जीरो तो लेंगे, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है, तो ऑप्शन सी चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। और देखिए यहाँ पे डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं, इस चीज़ का ध्यान है कि डोमेन किसी भी फंक्शन का निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो फंक्शन यहाँ पे इस केस में फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा। अब मैं इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकता क्योंकि अंडर रूट में सिंपली रहता है, तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो भी लिख देता है, लेकिन सिंस ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू नहीं लिखना है, ये इक्वल टू पार्ट को नहीं लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इक्वल टू पार्ट को नहीं लिखना है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसलिए ग्रेटर देन जीरो सिर्फ लिखा हूँ। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका क्या आंसर आएगा वो देख सकते हैं। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, अगर मैं नेगेटिव साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या होगा, ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन जीरो हो जाएगा। आप उधर लेके आ सकते हो तो वो लेस देन जीरो हो जाएगा। अब इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हो, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन जीरो। अब ये पार्ट हो गई। अब आपको ये लेस देन जीरो करना है तो ऑब्वियस सी बात आपको देखिएगा, ऑप्शन से भी देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो इसको आप वेवी का मेथड में प्लॉट कर सकते हो। देखिए ये आप इक्वेट कर दिए इसको जीरो से इसको से, तो एक -3 मिलेगा और एक 3 मिलेगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस प्लस ऐसे जा सकते हो। हमको लेस देन जीरो पे जाना है तो -3 से 3 के बीच, -3 से 3 के बीच कोई भी नंबर उठा दो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा लेस देन जीरो आएगा। तो ऑप्शन आपका बी चला जाएगा, ऑप्शन बी फिर बॉम्बे आपका चला जाएगा, ठीक है। कैसे मैंने इस चीज़ को बताया था आप यहाँ समझ सकते हो, इसको वेवी कब मेथड बोलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट किया, तो x-3 को इक्वेट करोगे जीरो से 3 आएगा, x+3 को इक्वेट करोगे जीरो से तो -3 आएगा। पहले इसमें नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट कर दिया। अब मैंने क्या देख रहा हूँ, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट साइड हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव से स्टार्ट किया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट क्यों फॉलो किया, ऑड पावर है, इस तरह से आगे चला गया। तो यहाँ आपको ये बस ये समझनी है। आप ऐसे ऑप्शन से भी खेल सकते हो कि कहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, तो -3 से 3 के बीच होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल 75 डिग्री। 75 डिग्री का सर्कुलर मेजर क्या होगा, तो 75 डिग्री आपको रेडियन के फॉर्म में लिखना है, सिंपल सी बात। तो 75 डिग्री है क्या, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आराम से जा सकते हो, ठीक है। हमको ये मालूम होना चाहिए, ऐसे सिंपल सी बात कि मेरे को मालूम है, ठीक है, कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है, सिंपल सी बात 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। मतलब आप बोल सकते हो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, पाई बाई 180। तो आपसे क्या पूछा, 75 डिग्री पूछा है। तो भाई जैसे कैसे बोलते हैं, 1 रुपया है ना, एक का इतना दाम है तो 5 का इतना है, तो 5 गुना करना होगा। तो 75 डिग्री बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पाई बाई 180 इंटू 75, ठीक है। अब इसको आप जो कट रहा है वो काट दो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो मान लो आप किससे काट सकते हो, चलो 15 से काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो 15 का टेबल में 5 बार में, ठीक है, और ये 15 एकम 15 15 दूनी 30, तो आपको ये खुद दिख रहा होगा 5 पाई बाई 12 बार है। ऑप्शन भी ये चला गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है हमारे स्टूडेंट, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ टेन थीटा इक्वल टू -4/3 देन साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, साइन थीटा के दो वैल्यू है, दो वैल्यू आनी भी चाहिए। दो वैल्यू क्यों आएगा कि टैन थीटा आपका क्या दे रखा है, निगेटिव दे रखा है, -4/3 तो है, निगेटिव दे रखा है। तो टेन थीटा निगेटिव दो क्वाड्रेंट में होगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, टेन थीटा के लिए बात कर रहा हूँ कि टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो साइन थीटा भी दोनों क्वाड्रेंट का वैल्यू लेगा, सेकंड क्वाड्रेंट का भी लेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट का। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यहाँ पे अगर हम साइन थीटा की बात करें तो इसमें ये पॉजिटिव रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू, तो साइन थीटा के जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दो वैल्यू होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके, ठीक है। तो चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं, tan थीटा बराबर -4/3 है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या दे रखा है, p/b दे रखा है ना। tan थीटा क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो p/b, तो p आप बोल सकते हो 4 है, b क्या है 3 है। तो आप यहाँ से h निकाल सकते हो, तो h क्या होगा 5 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा 16 9 25 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये 25। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो h का वैल्यू है वो 5 हो गया। अब काम खत्म हो गया, हमको साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा की अगर बात करूँ तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस p/h, तो 4/5, तो 4/5 होगी, ये तो कंफर्म हो गई। ये कहाँ पे होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन यही 4/5 जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, -4/5, क्या हो जाएगा -4/5। तो आपका ऑप्शन आप देख सकते हो, ठीक है। क्या लिख रहा है, निगेटिव की बात करिए ना, तो टेन थीटा तो आपका देखो -4/5 बट नॉट 4/5, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, -4/5 और 4/5, तो ये ऑप्शन भी चला जाएगा। नॉट तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये दो वैल्यू लेगा, 4/5 भी लेगा और -4/5 भी लेगा, ये दोनों वैल्यू लेगा। 4/5 भी हो सकता है, क्योंकि 4/5 तब होगा जब साइन थीटा पॉजिटिव होगा, तो उसमें टेन थीटा निगेटिव होगा, ठीक है। यस और नो, तो यहाँ टेन थीटा के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, फोर्थ में निगेटिव होगा, तो -4/5 होगा या 4/5 होगा, ठीक है हमारे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABCD और द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रेट टेकन इन ऑर्डर। अब जैसे साइक्लिक क्वाड्रेट बोला तो आप साइक्लिक क्वाड्रेट का प्रॉपर्टी समझ जाइए क्या बोलना चाह रहा है।
मान लीजिए देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर में आप क्या जानते हो कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब आप ये बोलोगे कि ए प्लस सी है वो पाई है, 180 मतलब पाई। और अब साथ ही साथ आप ये बोल सकते हो कि बी प्लस जो डी है, बी प्लस जो डी है, बी प्लस जो डी है वो भी क्या है, पाई के बराबर है। तो अब मैं यहाँ से बोलूँ ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ए प्लस सी बराबर पाई है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर पाई माइनस सी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू पाई माइनस डी। अब इसके अकॉर्डिंग आ जाइए, ए बराबर पाई माइनस सी, अब दोनों साथ कॉस लगा दीजिए। तो कॉस लगाएंगे तो ये कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस सी। ठीक है, तो कॉस ए बराबर कॉस ऑफ पाई माइनस सी बोलूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, कॉस ए बराबर, अब बताइए कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस सी हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्या लिखा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। उसी तरह से ये वाला पार्ट में अगर आप लगाओगे, दोनों साइड कॉस लगाओगे, तो अगेन वही चीज़ आ जाएगी कि कॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस डी। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, तो कॉस ए बराबर माइनस कॉस सी, कॉस बी बराबर माइनस कॉस डी। ठीक है, ये आपकी बात हो गई। तो आप ये बताइए कॉस ए बराबर माइनस कॉस सी है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि कॉस ए प्लस कॉस सी इक्वल टू 0। उसी तरह से मैं बोल सकता हूँ कॉस बी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 0। अब क्या चाहिए हमको, चाहिए चारों का सम। तो ये दोनों का जो वैल्यू है, कॉस ए प्लस कॉस सी 0 है, कॉस बी प्लस कॉस डी भी 0 है, तो चारों को जोड़ेंगे तो 0 के ही बराबर होगा ना। ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये आप 3 मान लो, ये 4 मान लो, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया स्टूडेंट? कुछ नहीं काम किया, आपको साइक्लिक क्वाड्रेटर का प्रॉपर्टी यूज़ किया और फिर एक एंगल को दूसरे एंगल के टर्म में लिखना है। इसमें यही आपका तरीका है, एक एंगल को दूसरे एंगल के टर्म में लिखा और कॉस लगा दिया। ठीक है हमारे स्टूडेंट, चलिए ये काम आपका खत्म हो गया, आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, ठीक है, आप पीछे जाके इसको देख सकते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कैसे ये आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ सेक 2π/3 प्लस कॉसेक 5π/6। अब देखो सेक 2π/3, देखो सबसे पहले तो ये बता दो आप लोग कि 2π/3 भैया जी, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है। 2π/3 मैंने क्या बोला, सेकंड क्वाड्रेंट, और इसमें जो सेक होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो सेक 2π/3, अगर सेक 2π/3 नहीं पता है तो कॉस 2π/3 तो पता ही होगा। कॉस 2π/3 कितना होता है, माइनस हाफ होता है। कितना होता है, माइनस हाफ। ठीक है, तो सेक क्या उसका रेसिप्रोकल, तो ये -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन अगर हम लोग देखते हैं कॉसेक 5π/6, तो 5π/6 की अगर बात करें तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, क्योंकि कैसे आएगा, पाई माइनस 5π/6 करोगे, पाई माइनस 5/6 करोगे तो ये 5π/6 है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से छोटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। क्या होगा, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। तो कॉसेक 5π/6 करोगे तो बेसिकली ये किसके बराबर आएगा, है ना, साइन 5π/6 किसके बराबर आता है, हाफ, मतलब बोल सकते हो हाफ के बराबर, है ना। क्योंकि हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखो साइन π/6 बोलो या साइन 5π/6 बोलो, ये किसके बराबर है, हाफ के ही बराबर आएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको कॉसेक 5π/6 2 मिला और ये क्या मिला, -2। ये दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, 0 आंसर है। ठीक है हमारे स्टूडेंट, ये 0 हो गए। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको आसानी से आंसर आती जाएगी। चलिए, कॉस ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, -4/5 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है -4/5, लेकिन एक्स उसमें क्या दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस ऑफ x/2 पूछ रहा है, कॉस ऑफ x/2। अब समझ सकते हो, देखो क्या बोलना चाह रहा है, मतलब आपको एंगल जो है वो एक्स के टर्म में दे रखा है और आपको हाफ एंगल चाहिए, कॉस ऑफ x/2 चाहिए, कॉस ऑफ x/2 चाहिए। सिंपल सी बात, एक्स आपको कहाँ से कहाँ दे रखा है भाई, तो दे रखा है π/2 से पाई तक। तो अगर x ये दे रखा है तो मैं अगर x/2 बोलूँगा तो वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, π/4 से लेके π/2 तक। अगर x π/2 से पाई है तो x/2 क्या होगा, उसका हाफ करो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब x/2 जो होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इतना तो ये कंफर्म हो गया कि कॉस का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव वाला लेना नहीं है। तो ये तो वैल्यू धड़ल्ले से गलत हो जाएगी, ये तो होगा नहीं, क्योंकि निगेटिव लेगा नहीं, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो डी ऐसी गलत। अब चलिए, x से x/2 में जाना है, मतलब आपको हाफ एंगल फार्मूला लगाना होगा। और हाफ एंगल फार्मूला आप कैसे, कॉस के टर्म में पढ़े हो, तो कॉस के टर्म में आप पढ़े होगे। ठीक है, ये 1 प्लस जो cos 2 थीटा होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, मतलब 2 थीटा है तो थीटा हो जा रहा है, तो मैं अगर 1 प्लस कॉस एक्स बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। और हमको x/2 तो चाहिए ही चाहिए, हमको तो cos x का वैल्यू पता है, cos स्क्वायर x/2 पता हो जाएगा तो cos x/2 भी पता हो जाएगा। तो 1 प्लस cos x, तो cos x को तो क्या दे रखा, -4/5, ये 2 cos स्क्वायर x/2 के बराबर हो गई। यहाँ समझ में आया, इसको मैं अब रब कर रहा हूँ इसके आगे। ठीक है,
ओके हमारे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो आपको एक तरह से दिख जाएगा यहाँ पे कि 2 cos² x/2 जो होगा वो किसके बराबर है, 1 - 4/5। 1 - 4/5 करोगे तो 1/5 आएगी। इसको आप सॉल्व करोगे, 5 - 4 1 तो 1/5। तो एक तरह से देखोगे तो cos² x/2 जो हो गई वो किसके बराबर हो गया, 1/10 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 1/10 के बराबर। तो cos x/2 अगर आप देखोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1/10 हो जाएगी। लेकिन हमको सिर्फ क्या पता है कि यहाँ सिर्फ ये पता है कि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव वाला खाली वैल्यू लेंगे, तो 1/√10, 1/√10, दैट इज योर सी आंसर। ठीक है माय स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 2 sin 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री। अब ये तो आपका सिंपल सा शॉर्ट फार्मूला हो गया। वो फार्मूला कौन से, अगर आपको ध्यान में रखिएगा तो ये आपका फार्मूला है 2 sin A इंटू कॉस बी। 2 sin A इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है हमारे स्टूडेंट साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ A माइनस बी। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो ए मैं किसको बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, ए मैं बोल रहा हूँ 15 डिग्री को और बी मैं बोल रहा हूँ 75 डिग्री को। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और आपका काम आसान हो गया। तो 15 + 75 करेंगे तो ये कितना होगा, 90 हो जाएगा। देखो साइन 15 + 75 प्लस साइन 15 - 75। तो साइन 15 + 75 करोगे तो ये तो साइन 90 डिग्री हो गई, साइन 90 डिग्री प्लस, अब देखो साइन 15 - 75 करोगे तो साइन के अंदर जो होगा वो -60 डिग्री होगा। तो -60 डिग्री को मैं माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री लिख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं पहले से ही माइनस लिख दिया। तो ये साइन 60 डिग्री, माइनस को बाहर फेंक दिया, क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है स्टूडेंट वो माइनस साइन थीटा होता है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये काम कर दिया। तो ऊपर में हमारे पास बचा क्या भाई, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। 1 माइनस, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये आपका क्या होगा, 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2। आप एलसीएम लोगे तो ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है माय स्टूडेंट, तो इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, ऑप्शन आपका डी होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपको क्या बोल रहा है। तो a प्लस बी 45 डिग्री के बराबर दे रखा है और कॉट ए -1 कॉट ऑफ बी -1 दे रखा है। तो देखो कॉट ए कॉट बी ठीक है, यहाँ से आपको ये सिंपल सा क्लू ये देना चाह रहा है कि a प्लस बी 45 डिग्री है। तो हम क्यों ना टैन के भी टर्म में बात कर सकते हैं और फिर उसको टैन को कॉट के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो आसान बात ये है कि दोनों साइड आप टैन लगा दो, कॉट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि लास्ट में मैं इसको चेंज कर दूंगा कॉट में। तो tan 45 हो गई। तो tan ऑफ ए प्लस बी करोगे तो tan ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, और ये बराबर 1 के हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे हमारे स्टूडेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आ जाएगा, tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी बराबर 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ये बात समझ आई, tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी बराबर 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब हमें क्या चाहिए, अब देखो ये सेम चीज़ को अगर आप देखिएगा तो इस चीज़ को अगर ओपन करिएगा ना, देखो ये आपको मल्टीप्लाई में दे रखा फैक्टर के फॉर्म में, अगर आप इसको खोलिएगा ना तो आपको क्या दिखेगा, देखो दिखेगा कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी। ओके, फिर क्या दिखेगा, माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी और +1। ये वैल्यू का आपका निकालना, मतलब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको चाहिए। तो कॉट ए इंटू कॉट बी मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में, फिर कॉट ए फिर कॉट बी अलग अलग और फिर +1। तो ये आपको दिख रहा है, ये दो चीज़ देखो ना आपको अलग अलग है और ये चीज़ प्रोडक्ट के फॉर्म है। तो जैसे उसको पलटना है तो पलट दीजिए, तो इसको पलटिएगा तो ये क्या जाएगा, 1 बाई क्या लिख सकते हो, कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट बी, और ये 1 माइनस 1 अपॉन कॉट ए इंटू कॉट बी, 1 बाई कॉट ए इंटू कॉट बी। अब एलसीएम लीजिएगा दोनों साइड, तो कॉट ए कॉट बी नीचे से कैंसिल हो जाएगा, नीचे से क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में देखिए आपके क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा कॉट ए प्लस कॉट बी, एलसीएम लीजिएगा तो ठीक है, और यहाँ आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी -1। आपको क्या चाहिए, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी। तो ये दोनों को इधर माइनस लेके आ जाओ भाई, तो दोनों को माइनस इधर लेके आओगे तो 1 आपका इधर आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये गिवन एक्सप्रेशन कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉट ए इंटू कॉट बी, ठीक है, माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये पूरा एक्सप्रेशन 1 के बराबर हो गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 के बराबर हो गया और 1 फिर से ऐड किया हुआ, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी चला जाएगा। तो सिंपल आपको करना क्या था, एक्सपैंड करना था, ठीक है। ए प्लस बी 45 डिग्री, क्योंकि कोई टर्म प्रोडक्ट में है और कोई टर्म सिंगल है, तो वो प्रोडक्ट फार्मूला पे मतलब ए और बी के जो एक्सपेंशन फार्मूला है उसी पे आपको बनने वाला है, ठीक है हमारे स्टूडेंट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
देख सकते हो कैसे मैंने किया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, या पीछे जाके आप रिवाइंड करके देख सकते हो, मैं रब कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, जैसे आपको पता है कि इसका आंसर डी है, इसका भी आंसर आपको डी है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्या बोलना चाह रहा है, देखिए, द वैल्यू ऑफ 4 साइन कॉस क्यूब ए माइनस 4 कॉस ए साइन क्यूब है। तो यहाँ से पहले मैथमेटिक्स क्या बोलता है भाई, सिंपल, जो सामने सामने कॉमन दिख रही है उसको कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ से कॉमन इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, 4 साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर बचेगा। अब ये जैसे ही देखा तो ये तो किसी का फॉर्मूला होता है भाई, किसका फॉर्मूला है, कॉस 2a का। कॉस 2a बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप इसको कॉस ए प्लस में तोड़ सकते हो, कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले पे। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 4 साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो अलग है, ठीक है भाई, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 2a हो गया। चलिए ये तो कॉस 2 है, लेकिन अगेन फिर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन इंटू कॉस, और 2 मल्टीप्लाई की जगह पे 4 मल्टीप्लाई है, तो इसको आप देखोगे ध्यान से तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 2 साइन इंटू कॉस है। ये 4 को अगर आप चाहो तो 2 इंटू 2 लिख सकते हो, इस 4 को अगर आप चाहो तो 2 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 साइन। तो ये वाला बेसिकली देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन इंटू कॉस है, 2 साइन ए इंटू कॉस है, ये किसके बराबर होता है, तो साइन 2a के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हो गई, ये वाला वैल्यू साइन 2a हो गई, और ये क्या होगा, कॉस 2 है। अगेन आप देखिए फिर से 2 साइन ए इंटू कॉस है, अब एक की जगह पे 2 है तो एंगल डबल हो जाता था, ए रहता था तो 2a हो जाता था, तो 2 है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, साइन 4a। आपका ऑप्शन डी चला जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दिल्ली, साइन 4a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग, वन ऑफ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ √3 सेक एक्स इक्वल टू -2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो 0 से 2 पाई के बीच में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में, उसका जो पीरियोडिक है वहीं तक जाना है, उससे आगे नहीं, वो रिपीट वाला नहीं करना है। तो देखिए एक तरह से मैं इसके आधार पे क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड ऑफ एक्स इक्वल टू -2/√3। तो आप ये भी समझ सकते हो कि बेसिकली कॉस एक्स बराबर लिखा हुआ है ना, -√3/2, उसका रेसिप्रोकल तो लिख ही सकता हूँ ना। अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन देना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहने का मतलब कि 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो 0 से 2 पाई के बीच में कॉस निगेटिव कहाँ पे होता है, तो कॉस निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ सकती है ना, √3/2 कहाँ पे होगा, पाई माइनस पाई/6 पे, एक यहाँ पे होगा, ठीक है, और एक होगा पाई प्लस पाई/6 पे, ठीक है। तो पाई माइनस पाई/6 करोगे तो क्या आएगा, 5 पाई/6, बाकी ऑप्शन ही नहीं आएंगे, ठीक है। 30 डिग्री पे √3/2 होता है, लेकिन आप सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी चला जाएगा, ठीक है हमारे स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos ऑफ 4x माइनस cos ऑफ 2x। तो अब जनरल सॉल्यूशन इसका बोला है, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या है, कोई इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ये आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने के लिए इसको क्या करना है, आपको फैक्टर के फॉर्म में लाना है, तभी तो इक्वेशन को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, या उसको इक्वेट करते हैं तब जाकर वैल्यू आता है। तो आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, cos ऑफ 4x माइनस cos ऑफ 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप सिंपल सी फॉर्मूला कौन सा लगाते हो, cos c माइनस cos d, तब ये फैक्टर के फॉर्म में cos c माइनस cos d करोगे तो 2 साइन, ऐसे है ना, ये वाला फॉर्मूला cos c माइनस cos d क्या लगाते हैं, -2 साइन c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी करूँगा तो 4x प्लस 2 6x/2 करोगे तो 3x, और ये साइन, ठीक है, साइन c माइनस डी बाई 2, तो 4x माइनस 2x करेंगे तो 2x, 2x/2 करोगे तो x आ जाएगा बराबर 0। ये क्या मैंने लगाया, तो आप ये बोल सकते हो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। भैया आप ये ध्यान रखिए, फॉर्मूले याद करके जाइएगा, तो -2 साइन c प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये मैंने फार्मूला लगाया। c आपका यहाँ पे 4x है, d आपका 2x है, दो जोड़ोगे डिवाइड बाई 2 करोगे 3 आएगा, घटाओगे डिवाइड बाई 2 करोगे 1 आएगा, मतलब x आएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने लगाया। अब यहाँ से ये इक्वेट हो गया 0 से, तो अब देखिए फैक्टर के फॉर्म में हो गया। आप ये 0 कब इस एक्सप्रेशन को बोल सकते हो, -2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो आप क्या बोलोगे, या तो साइन 3x, या तो साइन 3x बराबर 0 हो जाए, और साइन x बराबर 0 हो जाए। तो जनरल सॉल्यूशन बोला है, तो साइन 0 कहाँ पे होता है, पाई के मल्टीपल पे होता है, पाई पे 2, पाई पे 3, पाई पे 4, पाई पे माइनस पे, ऐसे ऐसे करके जा सकता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन x बराबर क्या होगा, n पाई हो गया, पाई का कोई भी हो लोगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे देखो 3x भी अगर n पाई होगा तभी ये 0 होगा, क्योंकि x था तो n पाई लिखा, तो 3x को भी n पाई लिखना पड़ेगा। तो 3x को जब मैं n पाई लिखूंगा तो x को उसके लिए क्या लिखूंगा, n पाई बाई 3। मतलब कि यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि x अगर n पाई बाई 3 होगा, ठीक है, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, x अगर इसके अकॉर्डिंग x अगर n पाई बाई 3 होगा, या x अगर n पाई होगा, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि पाई रहेगा
पाई का मल्टीपल रहेगा तो ये वाला एक्सप्रेशन जीरो दे देगा, और पाई बाई 3 वाला मल्टीपल रहेगा तो ये वाला एक्सप्रेशन जीरो दे देगा। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि बी भी सही है और सी भी सही है, एन तो इंटीजर की ओर बिलोंग करेगा, मतलब डी आपका ऑप्शन सही हो, बी और सी दोनों जाने वाला है आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 4x+3 लेस देन 6x+7 बोल रखा है, तो x बिलोंग टू, ये तो सिंपल एक तरह से बोल सकते हो इनक्वालिटी का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। तो हम लोग इनक्वालिटी में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, हम लोग जो वेरिएबल है उसको एक साथ लाइए और कांस्टेंट को एक साथ भेज दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, देखिए 4x+3 लेस देन 6x+7 है, तो मैं क्या बोलूँ, 3 को उधर ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है, ओके, और ये 6x माइनस 4x कर दे रहा हूँ, ये +7 है तो इधर आएगा तो क्या होगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में इनक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो ये बेसिकली क्या हो गया 2x, और इसकी और साइड खुली हुई मतलब 2x क्या होगा, ग्रेटर देन -4, हाँ है ना। अब यहाँ से देख सकते हो इस चीज़ को मैं क्या लिखूँगा, ठीक है, 3 - 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2x बेसिकली क्या हो गया, ग्रेटर देन -4, तो आप यहाँ से क्या कर बोल सकते हो कि x ग्रेटर देन -2, क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर से अगेन डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर निगेटिव नंबर से करते तो चेंज हो जाता, तो फिर पॉजिटिव ही करना पड़ता, तो -2 से इन्फिनिटी की ओर, ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है हमारे स्टूडेंट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ 3 - x विल बी इक्वल टू 3 - x कब। अब ये सिंपल सी बात ये बताइए, मॉड x बराबर x कब होता है, जब अंदर का एक्सप्रेशन x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसी से अगर हम कंपेयर करेंगे 3 - x कब होगा, वही वैल्यू उसी के बराबर होना चाहिए। तो 3 - x तब होगा जब 3 ये वाला चीज़ 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो 3 - x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, देखिए इस चीज़ का ध्यान दीजिए, इस चीज़ का ध्यान आपको देना है कि 3 - x है और x के टर्म में लिखना है, तो आप ये बोल सकते हो कि चलो यहाँ से आप ये काम कर दीजिए, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस नंबर से, निगेटिव साइन से। निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है। तो मैं निगेटिव से अगर ये मल्टीप्लाई करूँगा तो ये लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगी, तो ये बेसिकली क्या होगा, x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू 3, तो ऑप्शन आपका डी चला जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 3। x लेस देन इक्वल टू 3 करोगे तभी तो अंदर वाला चीज़ पॉजिटिव आएगा, 3 से छोटा रखो x को, x को क्या करना है आपको, 3 से छोटा रखना है, तभी तो वैल्यू 3 माइनस, मतलब 3 में आप कोई भी चीज़ घटा रहे हो उससे जो छोटा है तो वो पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव पे वही वैल्यू आता है। ठीक है, चलिए अब x लेस देन 5 है, ठीक है, देन आपसे क्या पूछ रहा है, इफ़ x लेस देन 5 देन, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको ऑप्शन के अनुसार जाना है कि x लेस देन 5 है, तो देखो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब अब -x के टर्म में आपको बात करना है। तो देखो ये जो चीज़ मैंने आपको अभी थ्योरी बताया कि इनइक्वालिटी में अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने बोला x लेस देन 5, अब मैं क्या कर रहा हूँ, निगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए तो माइनस हो गया और ये -5 हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, तो -x क्या होगा, ग्रेटर देन -5, ऑप्शन सी चला जाएगा। इक्वालिटी है नहीं कि इक्वालिटी लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इफ़ x इज ए रियल नंबर एंड मॉड x लेस देन 3, मॉड x का वैल्यू क्या है, लेस देन 3 है, तो x के टर्म में आप बात कर रहे हैं, किसके टर्म में बात कर रहे हैं, x के टर्म में बात कर रहे हैं। अब ऐसी भी समझिए सिंपल सी बात, अगर इक्वालिटी की बात करते हैं, पहले मॉड x बराबर मान लो 5 दिया होता है, अब x बराबर क्या लिखते हो, +-5 लिखते हो, x का वैल्यू 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। इन सिमिलर वे मॉड x अगर लेस देन 3 है तो आप ये आपको करना है, ठीक है, आपको ये करना है कि पॉजिटिव पे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, अभी मैंने बताया अगर x को आप पॉजिटिव रखते हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेस देन 3 रहेगा, मतलब ये तो आपका लेस देन 3 रहेगा, कब, जब x को आप ग्रेटर देन 0 रखते हो, पॉजिटिव रखते हो। लेकिन जैसे ही आप x को लेस देन रखते हो, मतलब निगेटिव आप रखते हो, लेस देन 0 रखते हो, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, तो निगेटिव मल्टीप्लाई करो तो ये निगेटिव इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा -3 से 3, -3 से 3, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, -3 से 3 के बीच में कोई भी नंबर रख दो, मॉड का वैल्यू उसका 3 से छोटा ही आएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मॉड x बराबर अगर लेस देन a दे रखा है तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, -a से लेके a तक। इक्वालिटी है तो इक्वालिटी लगा दो, नहीं है तो नहीं लगाना है, सिंपल सी बात, ये आप फॉर्मूले पे काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको रब कर रहा हूँ और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा दे रखा है। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, आप इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो आयोटा इंटू आयोटा करोगे तो आयोटा स्क्वायर होगा, और -5 इंटू 1/8 करोगे तो -5/8 होगा, और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये -5/8 इंटू आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1, मतलब 5/8 आने वाला है। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आपका 5/8 आने वाला है। तो 5/8 तो आपको दिख सकता है, इसी में दिख रहा है 0 आयोटा, क्योंकि कोई इमेजनरी पार्ट आएगा नहीं, तो आपका ऑप्शन डी चला जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर बढ़ते हैं। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4। अब देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि आयोटा की 4 की मल्टीपल होती है ना, तो उसका वैल्यू 1 होता है ना। और इतना तो पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 2 बार करेंगे तो -1 × -1 1 ही होगा। तो ये बेसिकली क्या, -1 + 1, आंसर क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन सी। चलिए, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + आयोटा + 1 - आयोटा। आपका डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो मॉडुलस आपका इसका निकालना है, ये काम करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि होल का मॉडुलस है तो इसको अलग अलग निकाल सकते हैं, 1 + आयोटा और मॉडुलस ऑफ 1 - आयोटा। अगर ऐसे सिंपली देखा जाए तो हम लोग को पता है कि ये देखो, अगर इसको जेड है तो ये जेड बार है, आप समझ सकते हो। अगर ऊपर वाला जेड है तो नीचे वाला क्या है, जेड बार है। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार ही होता है। तो जेड अपॉन जेड बार करोगे, मॉड ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड बार करोगे तो क्या आने वाला, 1 आने वाला। तो ऐसे ही तो खटाक से आंसर 1 चला जाएगा, दोनों का मॉडुलस सेम होगा। आप ऐसे निकाल भी सकते हो, 1 + आयोटा का मॉडुलस निकालोगे तो √2 आएगा, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √, फिर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करो तो भी √2 ही आएगा, तो ये 1 आएगा ऐसे भी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए चला जाएगा। ठीक है हमारे स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब x + आयोटा y बराबर a + आयोटा b अपन a आयोटा, तो x² + y² दे रखा है। अब ये समझिए कि x + आयोटा मतलब x + आयोटा y से आपको x² y² में जाना, तो ये आप कैसे जाओगे। ऑब्वियस सी बात, इसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x - आयोटा i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो x² + y² का वैल्यू आएगा। तो मेरे को पता है कि x + आयोटा y जो दे रखा है वो तो a + आयोटा b अपॉन a - आयोटा b दे रखा है, और मैं इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो इमेजनरी पार्ट का, तो कॉन्जुगेट इसका a - आयोटा b हो जाएगा, और इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो a + आयोटा b हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू देख लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से, तो अगर देखा जाए तो ये सिंपली क्या हो गया, z × z बार है, z × z बार दिख रही है, तो ऐसे भी 1 आने वाला दिखेगा। a + आयोटा b को मल्टीप्लाई करूँगा a - आयोटा b से, तो ये ऊपर में क्या बनने वाला है, a² + b², और नीचे में भी क्या बनने वाला है, a² + b²। तो ये दोनों कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आप इसको लगा सकते हो a + b × a - b का फॉर्मूला, तो यहाँ आपको दिखेगा a² - आयोटा² b², नीचे में भी दिखेगा a² - आयोटा² b²। तो आयोटा² का वैल्यू क्या होता है, 1 होगा। ठीक है, आयोटा² तो -1 मतलब -आयोटा तो 1 + 1 हो जाएगा, तो ये a² + b² आ जाएगा, नीचे भी a² + b²। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ये चला जाएगा। ठीक है हमारे स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है कि उस क्या उसमें मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए। तो ऐसे भी z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, 1/z होता है। क्या होता है, 1/z होता है। तो 2 + 3 आयोटा दिया, सॉरी 2 - 3 आयोटा दिया, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आप देखोगे तो क्या होगा, 1/2 - 3 आयोटा। अब 1/2 - 3 आयोटा तो कोई ऑप्शन ही दे नहीं रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप क्या कर सकते हो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो और ऊपर में लाओ। ठीक है, तो मैं उसको क्या करूँ, उसके कॉन्जुगेट से 2 + 3 आयोटा, और ये 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा, ऊपर नीचे क्या किया, 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ऊपर में 2 + 3 आयोटा दिख रहा है, और ये a + b × a - b दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा कि a² मतलब 4 और b² करोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये क्या दिख रहा है, 2/13 3/13, 2/13 + 3/13 कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ये चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। अब देखिए x² + x + 1, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने बोला है, तो डायरेक्ट आप मतलब बोल सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सामने से ऐसे ही आंसर सी देखने वाले, क्योंकि आप जब आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसमें सबसे पहले आपका इक्वेशन यही दिया जाता है। ठीक है, कि x² + x + 1 ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, ठीक है क्यूब नहीं, तो यहाँ पे मतलब सिंपली अभी 1 की बात करूँगा, क्यूब तो नहीं बात करूँगा, क्वाड्रेटिक में ही 1 वाला वैल्यू बात करूँगा। ठीक है, तो उसमें फैक्टर देखोगे तो बोल सकते हैं x - 1 और x² + x + 1 एक फैक्टर आता है, तो उसमें आपका ये 2 रूट ये होता है और x = 1 आता है। नहीं तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो, देखो x बराबर क्या लिखोगे, -b + -b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 करोगे बाई 2 करोगे, तो ये आएगा -1 + माइनस है ना, -√3/2। तो -√3 को क्या लिखोगे, 1 -1 + माइनस और √3 आयोटा अपॉन 2, तो ये ऑप्शन सी चला जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, आ जाएगा। चलिए 1 - आयोटा इज द रूट ऑफ, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि देखो कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं ना वो ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। इसको देखिए, एक रूट दे रहा है, देखा है 1 - आयोटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, वेयर ए बी क्या रियल नंबर है, देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का वैल्यू पूछा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर में कॉम्प्लेक्स रूट निकलते हैं। मतलब अगर एक रूट आपका 1 - आयोटा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो दूसरा रूट होगा इसका कॉन्जुगेट पेयर ही होगा, मतलब 1 + आयोटा होगा। तो एक रूट आपको दे रखा है, मतलब एक तरह से आपको देखा जाए तो दोनों रूट दे रखा है, क्योंकि इसके रूट तो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। तो एक रूट को इसने बोला 1 - आयोटा, तो दूसरा रूट क्या होगा, 1 + आयोटा। तो अब समझ में आ गया, और आपको आपसे इससे ए और बी का वैल्यू पूछा है, तो आप इसको अब देख सकते हो कि सम ऑफ द रूट और द प्रोडक्ट ऑफ द रूट के टर्म इसको कंपेयर करके काम कर सकते हो। तो एक रूट 1 + आयोटा, दूसरा रूट 1 - आयोटा है, तो सम ऑफ द रूट अगर मैं बोलूँ, सम ऑफ रूट अगर बोलूँ
तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या 2 होगा, 2 होगा, 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, तो आयोटा आयोटा तो कैंसिल, ये 2 हो गया। तो सम ऑफ द रूट जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो सम ऑफ द रूट इसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे आता है, तो सम ऑफ द रूट आप देखोगे बेसिकली क्या होता है, निगेटिव इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस ए अपॉन ए, मतलब एक्स की स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या 1 है, तो माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की अगर बात करूँ तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट बी से रिलेटेड होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ से देखें तो बी के बराबर आएगा, b/1 बी आएगा। और इसके टर्म में क्योंकि रूट हमको पता है तो दोनों को अगर प्रोडक्ट करोगे तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा करोगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू तो -1 होता है, माइनस पहले से लगा होती है, 2 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना होगा, 2 का। तो ए बराबर -2, बी बराबर 2, ए बराबर -2, बी बराबर 2। ये क्रमशः रिस्पेक्टिवली होगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो ये अच्छा क्वेश्चन था कि आपको यहाँ पे कॉन्जुगेट पेयर में, तो सम ऑफ द रूट लगाया वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो सम ऑफ द रूट इसके अकॉर्डिंग किसके बराबर है, -a बराबर 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर आएगा, b के बराबर है, तो वो 2 के बराबर है। ठीक है हमारे स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है हमारे स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए रूट -3 और इंटू रूट -6 इज इक्वल टू, तो अब देखिए रूट -3 और रूट -6 इसका वैल्यू क्या होगा। अब लोगों को लग रहा होगा ठीक है कि सर मतलब ऐसे कर दीजिए सर, दोनों को अंदर ला दे रहा हूँ तो -3 इंटू -6 कर देंगे सर, तो ये होगा -18, मतलब सॉरी 18 हो गया। तो 18 को 9 है तो आप इसको सर 3 इंटू √2 रख दो, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों है स्टूडेंट, पहले मैं बता रहा हूँ, देखिए गलत क्यों है पहले ये देख लीजिए। ठीक है, इसको समझिए। हम लोग पढ़ें कि रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट बी, ये रूट ऑफ ए बी तभी होता है जब एटलीस्ट, मतलब भाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये अंदर का क्वांटिटी क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए। अंदर क्वांटिटी निगेटिव नहीं क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। रियल नंबर के केस में, किसके केस में, रियल नंबर के केस में। तो मैं रूट जो बेसिकली -3 लिखा हुआ उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 आयोटा लिख सकता हूँ। उसी तरीक़ा से रूट -6 को क्या लिख सकता हूँ, √6 आयोटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने बोला था तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 इंटू √6 अब लिख सकता हूँ √18, और आयोटा इंटू आयोटा करोगे तो आयोटा स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होगा -√18। तो -√18, तो -√18 को क्या लिखो, माइनस पहले आ गया, और √18 को क्या लिखोगे, 3√2, 3√2। तो आपका ऑप्शन जाएगा बी, नॉट 3√2। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये टूटता है ऐसे तब जब ये पॉजिटिव हो क्वांटिटी, लेकिन ये क्या है, क्वांटिटी निगेटिव दे रखा है, दोनों का दोनों निगेटिव है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो इससे आपका क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगी आंसर। समझ में आया, ठीक है, ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो अच्छी क्वेश्चन थी ये, इसमें अक्सर लोग गलती करते 3√2 मार के आते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए 33 नंबर क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर n -3 की पावर, ये तो फॉर्मूला है भाई, आप पढ़े होंगे कि लिमिट x टेंस टू a पे है ना, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a जो रहता है वो क्या होता है, फॉर्मूला था n इंटू a की पावर n -1। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा n इंटू 3 की पावर n -1 इज इक्वल टू 108। अब इसको आपको तोड़ना है, तो जैसे ही देखो एक ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि एक जो मतलब दो नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ना है, उसमें से क्या होना चाहिए, एक जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 3 का पावर में होना चाहिए, 3 का पावर में। तो आप ऐसे इसको छोड़ दो, 4 इंटू 27 तोड़ दो। क्यों थोड़ा 4 इंटू 7, क्योंकि 27 ऐसा नंबर जो 3 के पावर में लिखा जा सकता है, बाकी ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। तो 4 इंटू 3 की पावर 3। अब यहाँ पे इसको अगर देखा जाए ध्यान से तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 की पावर 4 -1। अब इसको कंपेयर कर सकते हो इस चीज़ से कि n बराबर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ऑप्शन डी चला जाएगा। देखो n को करोगे 4, ये 4 -1 भी देखो तो n बराबर क्या है 4, तो ऑप्शन डी चला जाएगा। अब ये तो आप सिंपल लिमिट x टेंस टू 0 10x/x क्या होता है, 1 होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। लिमिट x टेंस टू 0 10x/x क्या होता है, 1 होता है। sin x/x भी क्या होता है, 0, मतलब x टेंस टू 0 पे 1 होता है, तो 10x/x क्या है, 1 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 पे x इंटू साइन 1/x। अब देखो ये तो आंसर ऐसा आपका 0 जाएगा। क्यों 0 जाएगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं समझिए कि सर हम लोग को पता था सर कि sin x/x लिमिट x टेंस टू 0 पे 1 होता है, ये तो पता था, तो सर दिख तो ऐसा रहा कि 1 के जैसा कर दूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि क्या है, आप x को नीचे लाओगे ना तो ये 1/x तो बन जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो तो है, लेकिन x टेंस टू अगर 0 है तो 1/x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूले में जो आपने पढ़ा है वो x टेंस टू 0 पे sin x/x 1 होता है। तो यहाँ पे 1/x टेंस टू 0 थोड़ी हो रहा है, 1/x टू इन्फिनिटी की ओर चला जा रहा है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो अब 0 कैसे बोल रहे हैं, तो 0 इसलिए बोल रहे हैं कि x आपको 0 दे रखा है और साइन के साथ कुछ भी लगा दो वो तो कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी ही देगा। साइन ऑफ 1/x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। तो -1 से 1 के बीच को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए चला जाएगा।
समझ में आया स्टूडेंट। अब चलिए अगले क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जैसे ही आपने e की पावर x का लिमिट देखा तो आपको तो फॉर्मूला याद आना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू 0 पे e की पावर x -1 अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए जैसे e की पावर x का लिमिट देखा। तो यहाँ पे गड़बड़ वाली ये बात है कि सर e की पावर x -1 अपॉन x मतलब e के पावर के साथ जो रहना चाहिए वो नीचे रहना चाहिए, मतलब e की पावर x है तो नीचे में भी क्या रहना चाहिए, x, और यहाँ 1 रहना चाहिए। यहाँ तो ऐसा दिख नहीं रहा। हाँ लेकिन वैसा कर सकते हैं सर, अगर e की पावर 2 को कॉमन ले ले तो e की पावर 2 अगर ऊपर से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, e की पावर x -2 -1, और नीचे में x -2 है ही। कैसे आया e की पावर x -2, e की पावर 2 कॉमन लिया मतलब e की पावर 2 से एक तरह से यहाँ डिवाइड हो गया तो e की पावर x -2 चला गया, लिमिट x टेंस टू 2। अब ये बताइए सर यहाँ तो लिमिट में जो था x टेंस टू 0 था, तो ठीक है ना, जो चीज़ ऊपर में है जो चीज़ e के साथ लगा वो टेंस टू 0 होना चाहिए। तो अब बताइए अगर x टेंस टू 2 है तो x -2 क्या होगा, टेंस टू 0 होगा। तो बन गई फॉर्मूला कि x -2 पावर में है और वही चीज़ नीचे, और वो चीज़ क्या हो रही है, 0 की ओर हो रही है। तो ये वाला वैल्यू किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो एक तरह से ये क्या हो गया, e की पावर 2 इंटू 1, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन सी चला जाएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है हमारे स्टूडेंट, ये सी फॉर कैलकाटा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है, एफ एक्स दे रखा है, एफ डैश का वैल्यू -1 पे फाइंड करना बोला। देखो एफ डैश -1 का ये वैल्यू नहीं होता है कि आप एफ ऑफ -1 निकाल दिए और फिर डेरिवेट कर रहे हैं, वैसे तो हमेशा फिर 0 आ जाएगा। नहीं, एफ डैश -1 का वैल्यू क्या बोलता है, एफ डैश 1 का मतलब एफ डैश -1 का वैल्यू बोलता है एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू -1, एफ डैश एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू -1। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो पहले इसको आप डेरिवेट कर लो, इसको क्या करना है, पहले डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है कैसे होता है, 2 इंटू एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 2 का क्या होगा, 2x होगा, 2 पहले से मल्टीप्लाई है तो क्या होगा 4x हो जाएगा। एक्स की पावर 2 का 2x होगा, 2x इंटू 2 क्या होगा 4x, फिर 3x का करोगे तो 3 आएगा और कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। तो ये एक तरह से क्या होगा 4x + 3, ये किसका वैल्यू हुआ, एफ डैश एक्स का वैल्यू। और आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू -1, एट एक्स इक्वल टू -1, तो एफ डैश -1, अब x का वैल्यू क्या पुट करना है, -1, तो 4 इंटू -1 + 3, तो ये क्या हो गया -4 + 3 दैट इज इक्वल टू -1। सी आपका आंसर हो गया, तो ये है आपका आंसर। ठीक है हमारे स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अब ये डिफ्रेंसिएशन है और आपको दिख रहा होगा ये चेन रूल लगने वाला है, क्या लगने वाला है, चेन रूल, सॉरी नॉट चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि 2 फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका 2 फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है, जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स 2 फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन आपको दे रखा है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एफ डैश एट ए टाइम किसी एक फंक्शन का एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, ये काम करने वाले हैं। ठीक है, तो यही काम कर लेते हैं और काम हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो मैं इसको पहला फंक्शन मानो, इसको दूसरा फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और cos x का पता है माइनस sin x होता है, दोनों का पता है, बस लिखते जाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करूँगा तो 2x, और cos x को तो ऐसे का ऐसे ही रहने देना है, फिर प्लस साइन लगता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कर दिया था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो छोड़ देना है। ठीक है, और cos x का करूँगा तो माइनस sin x आ जाएगा, cos x करूँगा तो क्या जाएगा, माइनस sin x, तो ये क्या आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये ऑप्शन मैच कर लो कौन सा जा रहा है, तो ऑप्शन ए ही जा रहा है आपको, 2x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स, यहाँ पर हो गया ऑप्शन ए। अब 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, cos ऑफ x अपॉन 1 + sin x, तो ये u/v वाला है, मतलब d/dx ऑफ u/v। तो इसमें लोग क्या करते थे, u को डिफ्रेंशिएट करते थे, v को छोड़ देते थे, माइनस v को डिफ्रेंशिएट करते थे, u को छोड़ देते थे, अपॉन v का स्क्वायर करते थे, ये काम करने वाले। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, u हमारे लिए क्या है, cos x है, तो u डैश क्या होगा माइनस साइन एक्स, इस चीज़ का ध्यान रखिए। v हमारे लिए क्या है, v हमारे लिए 1 + sin x है, तो v डैश क्या होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, क्योंकि 1 का 0 और sin x का cos x, तो v डैश पता है, u डैश पता है, बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो मैं क्या बोला, पहले u का करो, तो u का करो तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो cos x का तो माइनस sin x हो गया, लेकिन इसके साथ 1 + sin x रखना है, क्योंकि v को एज इट इज़ रखना है। ठीक है, तो इसको मैं इधर हटा रहा हूँ। ठीक है, माइनस माइनस में करना है, फिर क्या करना है v का, तो v का करूँगा तो 1 + sin x का क्या हो गया cos x। ठीक है, और cos x पहले से ही था, अपॉन 1 + sin x का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करिए, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करिए, तो माइनस sin x को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 + sin x से, तो आने वाला क्या है, तो आने वाला है भैया जी माइनस sin x माइनस sin स्क्वायर x, और इधर आने वाला है माइनस cos स्क्वायर x, और नीचे में आने वाला है 1 + sin x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व होगा, माइनस sin x है, अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर होगा, और वो क्या हो जाएगा 1 के बराबर, तो माइनस कॉमन लीजिए तो -1 के बराबर, और ये 1 + sin x है। जैसे ही 1 + sin x का होल स्क्वायर दिख रहा है, -1 ऊपर से भी कॉमन आ सकता है, तो 1 + sin x, और नीचे में 1 + sin x का होल स्क्वायर है,
तो एक से तो एक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या -1/1 प्लस साइन एक्स, -1/1 प्लस साइन एक्स। तो ये हो गया, कुछ नहीं काम किया हमारे स्टूडेंट, मैं सिर्फ पहले डिफ्रेंशिएट किया u बाई वी की रिकॉर्डिंग है ना, इस u बाई वी के अकॉर्डिंग u डैश v माइनस v डैश u अपन v स्क्वायर, पहले दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, फॉर्मूले पे रखा और सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, पीछे जाके आप रिमाइंड कर सकते हो। ठीक है, ओके हमारे स्टूडेंट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद द बेस ए। अब हम लोग देखिए, हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जिसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 1/x, तो इस चीज़ को समझिए, ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, हम लोग log x का डिफरेंशियल 1/x तब लिखते हैं जब बेस में e रहता है, नहीं कुछ दिया हो मतलब e आपको मानना है, तो इसका 1/x होता है जब बेस में e रहता है। लेकिन यहाँ बेस में e नहीं है, बेस में a है, बेस में क्या है, a है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी जाने वाला। अब बोले सर ये कैसे आ गया, तो देखिए इसके लिए मैं बताता हूँ, है ना। ऐसे तो आपको इसको याद रखना है फॉर्मूले, है ना, जब डिफरेंशियल में स्टैंडर्ड डिफरेंशियल पढ़ रहे होगे तो इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, कि log x विद द बेस a रहता है तो इसका फॉर्मूला 1/x log a हो जाता है। log a बेस में क्या है, e है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा कैसे हो गया, तो देखिए इसको आप बेस चेंज फार्मूला से चेंज कर दीजिए, log a को बेस चेंज फार्मूला से चेंज करो, बेस में e लगा रहा हूँ क्योंकि हमको e के टर्म में बेस में हमको फार्मूला मालूम है, e लगा रहा हूँ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log x बेस a को log x बेस e अपॉन log e है तो बेस में a है, बेस में e लगाया तो a इधर आ गया। कैसे चेंज करते हैं, ऊपर वाला को ऐसे ही रहने दो, बेस को मैंने चेंज किया तो ऊपर वाला ऐसे ही है और जो ये है वो यहाँ आ गया, तो ये एक तरह से क्या बन गया, देखो log a बन गया और ये log x हो गया, बेस में ही है, तो log x का करोगे तो क्या होगा 1/x, और ये तो कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई ही रहेगा, तो ये आ गया, इसलिए ऑप्शन सी चला गया। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट कि मैंने आपको इतने पेशेंसली बताया और आपने भी कोशिश करता हूँ कि आप, आशा भी रखूँगा आपसे कि आप पेशेंसली और एक अच्छे वे में इसको आप सॉल्व करोगे, देखोगे, फॉर्मूले भी रिवाइज करोगे और अपने ढेर सारे फ्रेंडों के बीच इसको शेयर करोगे, सो दैट उन लोग भी अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। इसका सेट 2 भी मैं आपको बना दूंगा, जल्दी आपको मिल जाएगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो स्टूडेंट, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।